हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में कक्षा 7वीं का विषय आपका विज्ञान है। तो आपका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई सेशन जो है ना 2025-26 इसका अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ की पूर्व तैयारी से। ठीक है, बोला गया है निम्न रेखा चित्र। चलिए तो निम्न रेखा चित्र के वाक्य में नीचे दिए गए शब्दों को लिखकर पूर्ण करो। ये आपका कुछ शब्द है, इसी से भरना है। तो यहाँ पर आपको भरना है नालियों का पानी, काले रंग, और ये आपका होगा झांग से भरपूर, और यहाँ पर है अपशिष्ट जल। मतलब कहने का है कि नालियों का पानी, काले रंग, झांग से भरपूर जो होता है उसे कहा जाता है अपशिष्ट जल। तो चलिए, क्या उसने सही लिखा? अपने विचार लिखो। तो यहाँ पर लिखना है अपशिष्ट जल। ठीक है, चलिए अब इस रेखा चित्र को पूर्ण करो। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करें। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिया गया है, इसी से रेखा चित्र को पूरा करना है। तो सबसे पहले वाहित मल, उसके बाद कार्बनिक अशुद्धियां, फिर अकार्बनिक अशुद्धियां, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, इस तरीके से पूरा करना है। चलिए अब अब अपने साथी से चर्चा करो एवं इसके अतिरिक्त वाहित मल में अन्य क्या अशुद्धियां हो सकती है विचार कर लिखो। इसका आपको लिखना है वाहित मल में इन अशुद्धियों के अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे में नाइट्रोजन और फास्फोरस और अन्य सूक्ष्म जीव जैसे प्रोटोजोआ और कवक भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा करना है। चलिए विद्यार्थी, आगे कहा गया है ना कि सही विकल्प चुन कर लिखिए। बूझो यह जानना चाहता है कि वह कौन सी बीमारियां हैं जो जल प्रदूषण के कारण होती है। जल प्रदूषण के कारण तो ऑप्शन दिया है हैजा, टाइफाइड, कैंसर, टीबी या फिर मलेरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन हैजा टाइफाइड जो है जल प्रदूषण के कारण होने वाला बीमारी है। दूसरा नंबर कहा गया है ना कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाने चाहिए। ऑप्शन यूकेलिप्टस, नीम का, पीपल का, बरगद का। इसका सही होगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का क्या है, पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, जल शुद्धिकरण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कपड़े धोने का सोडा, अगला डीडीटी पाउडर, क्लोरीन या फिर फिनाइल। इसका सी ऑप्शन होगा क्लोरीन का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नंबर 4, अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ा के टुकड़ों, डंडियों, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नेपकिन जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है क्लोरीनकरण, ग्रेड एवं बालू, सलाका छन्ने, और एक आपका है गलाकर। इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सलाका छन्ने। ठीक है, अब नंबर 5 में कहा गया है अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है ना कि वायवीय जीवाणु, आपंक और बायोगैस, वाहित मल या फिर ABC में से कोई नहीं। तो इसका बी होगा आपंक और बायोगैस, यह जल उपचार के सह उत्पाद। चलिए अब रिक्त स्थान वाला प्रश्न, पहला नंबर, विश्व जल दिवस जो होता है ना वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और एक चीज आपको याद रखना है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। तीसरा नंबर, कुआं, ट्यूबवेल जिसे कहते हैं नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का
स्रोत है, तो यहाँ पर लिखना है भौम जल। भौम जल का मतलब है कि भूमिगत जल, भूमि के नीचे जो पानी होता है उसे कहते हैं भौम जल। नंबर 4, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक यहाँ पर क्या है, रोगों का कारण बनते हैं, रोगों का कारण। ठीक है, पेयजल का मतलब होता है पीने वाला पानी। देखिए अब नंबर 5 में क्या है, कोवाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको भरना है अपशिष्ट, अपशिष्ट। चलिए विद्यार्थी, अति लघुत्तरीय प्रश्न दूसरा, वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का सुझाव क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, यूकेलिप्टस के पेड़ अतिरिक्त जल अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निमुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 3, एक खुली नाली, यहाँ पर बोला है कि एक खुली नाली प्रणाली किसके लिए प्रजनन स्थल है। देखिएगा कहीं कहीं पर खुला नली होता है, जहाँ पर खुला नली होता है ना, वहां पर क्या होता है, इसका उत्तर आपको लिखना है कि मच्छरों और मक्खियों की क्या प्रजनन में वृद्धि हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 4, रसायनों का अनुचित निपटान जल प्रदूषण में कैसे योगदान देता है? इसका उत्तर है, रसायनों का अनुचित निपटान उन्हें सीधे जल स्रोतों जैसे नदियां, झीलें और भूजल में मिला देता है, जिससे जल दूषित हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जल दूषित या फिर प्रदूषित। प्रश्न 5 में कहा है, पहेली जानना चाहती है कि हवाई जहाज और रेलगाड़ी में वाहित मल का निपटान कैसे होता है? ध्यान दीजिए, तो देखिए इसका उत्तर रहेगा, हवाई जहाज में वाहित मल को टैंकों में इकट्ठा किया जाता है और हवाई अड्डे पर निपटाया जाता है, जबकि रेलगाड़ी में इसे अक्सर बायो टॉयलेट में इकट्ठा किया जाता है या पटरियों पर छोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया ना कि हवाई जहाज और रेलगाड़ी में। पर अब है, क्या वाहित मल में भी पोषक तत्व हो सकते हैं? यदि हाँ तो उनके नाम लिखिए। वाहित मल जो होता है, अगर उसमें पोषक तत्व होते हैं तो कौन कौन, उनका नाम। तो देखिए इसका उत्तर आप लोगों को काफी सरल और सही तरीके से लिखना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, वाहित मल में पोषक तत्व हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, ये क्या है, वाहित मल में पोषक तत्व। अंतरराष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो बनाइए। यहाँ पर बोला है जल का लोगो बनाना है, तो चलिए काफी अच्छी प्रकार से मैं इसका चित्र आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से चित्र बनाना है। तो देखिए इस पर, ये क्या है, जल का लोगो, और आपको क्या करना है, इसे नीले कलर में बनाना है। ठीक है, वाटर फॉर लाइफ, अंतरराष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो। ठीक है, आगे का प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, क्या नदियों में पाया जाने वाला जल प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होता है? अगर हाँ तो क्यों? अगर हाँ तो क्यों? चलिए तो इसका उत्तर है, नदियों का जल प्राकृतिक रूप से स्वच्छ माना जाता है, क्योंकि यह वर्षा जल से आता है और पृथ्वी की परतों से छनकर प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है। यह क्या है, प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बोला गया है, ऐसे कुछ तरीकों को बताइए जिससे आप अपशिष्ट जल के बनने को कम कर सकते हैं। तो विद्यार्थी इसका, हाँ, अब बोला कि आप अपने घर के उदाहरण को ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, इसका उत्तर,
नहाने, कपड़े धोने और बर्तन धोने जैसी गति विधियों में कम पानी का उपयोग करके अपशिष्ट जल की मात्रा को कम किया जा सकता है। जल का पुनः उपयोग सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी का उपयोग पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 9, क्या कारण है कि तेल वसाओं को नली में ना बहाने की सलाह दी जाती है? कारण, तेल और वसा पाइपों के माध्यम से प्रवाहित होते समय ठंडे होने पर जम जाते हैं, जिससे पाइपलाइन संकरी हो जाती है या पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। क्या पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है? ठीक है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10, नदी में छोड़े जाने वाले उन अनउपचारित औद्योगिक अपशिष्ट के दीर्घकालिक पारिस्थितिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? नदी में अनउपचारित औद्योगिक अपशिष्ट के दीर्घकालिक पारिस्थितिक प्रभावों में जलीय जीवन की मृत्यु, जल प्रदूषण और खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का प्रवेश शामिल है। क्या है? प्रवेश शामिल है। ठीक है। चलिए विद्यार्थी, ये हो गया आपका प्रश्न 10। प्रश्न 11, आपंक क्या है? शुष्क आपंक का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? उत्तर है, आपंक अपशिष्ट जल उपचार के दौरान एकत्र किए गए ठोस अपशिष्ट है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो आपका खाद के रूप में किया जा सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 13, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए के संदर्भ में एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका समझाइए। अपनी भूमिका। चलिए, तो एक जागरूक नागरिक के रूप में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र पर बोझ ना बढ़ाने के लिए कई भूमिकाएं निभाई जा सकती है, जिनमें जल का उचित उपयोग, हानिकारक पदार्थ को नाली में ना डालना, कचरे का सही निपटान, कम पानी का उपयोग, जल पुनः चक्रण और वर्षा जल संचयन शामिल है। क्या है? वर्षा जल संचयन। इस तरीके से आपको अच्छी प्रकार से उत्तर लिखना है। ठीक है। चलिए, अगर आपके आसपास स्वच्छता नहीं हो तो आपके जीवन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कचरा और गंदगी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जल स्रोतों को दूषित करते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करते हैं। गंदगी से कई तरह की बीमारियां जैसे में हैजा, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू फैल सकती है। गंदा वातावरण तनाव, चिंता और निराशा की भावना पैदा कर सकता है। ठीक है, इसका प्रतिकूल प्रभाव यही है। मुख्य रूप से बीमारी जो है हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू क्या है कि गंदगी वातावरण से होता है। 15, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का संक्षेप में वर्णन करिए।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले भौतिक उपचार। इससे जल में उपस्थित बड़े ठोस पदार्थ जैसे कपड़े के टुकड़े, प्लास्टिक, डंडे आदि अलग हो जाते हैं। इसके बाद जल को ग्रीट और बालू अलग करने वाली टंकी में प्रवाहित किया जाता है, जहां धीमी गति से जल बहने पर गीट, बालू, कंकर, पत्थर पेंदे में बैठ जाते हैं। पहले इतना नोट करिए, उसके बाद 4 लाइन और है, 4 लाइन और, जो कि आगे आपको बताया जाएगा। इसके बाद अब आपको लिखना है रासायनिक उपचार। जल में से निलंबित ठोस पदार्थ को हटाने के लिए इसमें फिटकरी जैसे रसायन मिलाए जाते हैं, जिससे वे अवसादित हो जाते हैं। अगला जैविक उपचार। उपचारित जल में वायु को पंप किया जाता है। उपचार के बाद जल को क्लोरीनीकरण या ओजोनीकरण जैसी विधियों से कीटाणु मुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, आपका प्रश्न समाप्त होता है। अब है प्रोजेक्ट 1 और 2 देखेंगे, उसके बाद यह जो आपका अंतिम अध्याय है ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर है जल संरक्षण पर पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाइए। तो आपको इस प्रकार से पोस्टर बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको पोस्टर बनाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेव ट्री सेव अर्थ। ठीक है, चलिए तो आगे का प्रश्न। प्रोजेक्ट 2, अपने घरों में जल की उपयोगिता को देखते हुए निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? यहाँ पर आपको लिखना है कि जैसे मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। सदस्यों द्वारा किए गए कार्य और कार्य को करने में उपयोग में लाया गया जल जो कि लीटर में। इस तरीके से आपको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखिए, यहाँ पर कि पौधों को पानी देना 22 लीटर, खाना बनाना 4 लीटर, पानी पीना, इस तरीके से पूरा करना है। इस तालिका को मतलब भरना है। चलिए, उक्त तालिका में आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, जल की खपत सबसे कम किस कार्य को करने में हुई? तालिका को देखना है और यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो आपका रहेगा खाना बनाने में। चलिए, जल की खपत सबसे अधिक किस कार्य को करने में हुई? तो इसका उत्तर रहेगा नहाने में। क्या है? सबसे अधिक, सबसे अधिक। चलिए, प्रश्न 3, उपयोग के पश्चात ऊपर उपयोग किए हुए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पोछा लगाने के बाद पानी को शौचालय में डालना, फल व सब्जी धोने के बाद पानी को पौधों में डालना, कपड़े धोने के बाद पानी को बाहर सड़क की सफाई के लिए डालना। ठीक है, इसका पुनः उपयोग। चलिए, तो इस तरीके से आपको लिखना है। प्रश्न 4, अपने घरों में पानी की बचत के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? बर्तन धोते समय, कपड़े धोते समय नल को बंद रखेंगे, पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे, पौधों को पानी देने के लिए बाल्टी या मग का उपयोग करना चाहिए, ना कि पाइप का। चलिए, प्रश्न 5, घरों में जल का शुद्धिकरण किन किन विधियों से किया जाता है? प्रश्न 5 में जो कहा है ना कि घरों में जल का शुद्धिकरण किन किन विधियों से, घरेलू जल शुद्धिकरण के तरीकों में उबालना, छानना और क्लोरीन की गोलियों का उपयोग करना शामिल है। अशुद्ध जल के उपयोग से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? नाम लिखो। हैजा, टाइफाइड, दस्त, पीलिया, पेचिश। ठीक,
प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर पेचिसा लिखा गया, बल्कि पेचिस होना चाहिए। तो विद्यार्थी, इसी के साथ आपका यह अंतिम अध्याय भी समाप्त हो गया, यानी कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान सब्जेक्ट आपका समाप्त हो गया। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और साथ में वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।